सेक्शन 10 के बाद अब हम चलते हैं सेक्शन 11 के पास। देखते हैं कि वो क्या बोलता है, वो रेलेवेंसी कैसे बता रहा है फैक्ट्स की। सेक्शन 11 बोलता है व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम द रेलेवेंट। फैक्ट पहले तो रेलेवेंट नहीं होते हैं लेकिन वो बाद में रेलेवेंट बन जाते हैं। फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट इफ़ दे आर इनकन्सिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और अ रेलेवेंट फैक्ट। अगर वो पहले किसी भी फैक्ट इन इशू से असमान होते हैं या फिर बाद में फिर वो किसी भी रेलेवेंसी से रेलेवेंट हो जाते हैं। उसके बाद वो बोल रहा है इफ़ बाय देम सेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एक्ट। या फिर किसी भी फैक्ट किसी और फैक्ट से कनेक्शन से, किसी भी फैक्ट का एग्जिस्ट करने से या किसी भी फैक्ट का एग्जिस्ट ना करने से, ठीक है, वो रेलेवेंट फैक्ट जो होते हैं उसका हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल जो होता है प्रोबेबिलिटी वो हमको पता चलती है। पहले रेलेवेंट नहीं होता, बाद में रेलेवेंट हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, ये इलस्ट्रेशन के थ्रू हम देखते हैं। द क्वेश्चन इज ए कमिटेड अ क्राइम एट कैलकटा ऑन अ सर्टेन डे। ए ने कैलकटा के अंदर एक क्राइम किया, ये उसके ऊपर एलिगेशन है। द फैक्ट दैट ऑन द डे ए वाज एट लाहौर इज रेलेवेंट। ए लाहौर में था। The fact that near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed. जब ये क्राइम हुआ, ए बहुत ज़्यादा दूर प्लेस पे था जब ये क्राइम हुआ, तो उसका पूरी तरह से हाईली प्रोबेबल है कि वो उस टाइम पे कलकत्ता नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों फैक्ट जो हैं, ए ने वहाँ पे क्राइम किया, ये यहाँ पे इस तरीके से रेलेवेंट है। प्ली ऑफ अलीबी, इसके लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक बार बेयर एक्ट्स का जो पार्ट है वो हम कंप्लीट आउट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसने बोला, उसके अगली इलस्ट्रेशन बोला द क्वेश्चन इज़ वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। एक क्वेश्चन आता है कि ए ने एक क्राइम करा। द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड। जो क्राइम है या तो ए बी सी डी में से किसी एक के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है। एवरी फैक्ट दैट शोज दैट द क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाय नो वन एल्स। अगर हर फैक्ट ये शो करा कि उन्होंने क्राइम नहीं करा, देन उनमें से किसी ने क्राइम नहीं करा। ये सब कुछ भी रेलेवेंट हो सकता है। पहले रेलेवेंट था कि सर्कमस्टांसेस शो करे तो उन्होंने करा होगा, लेकिन बाद में सर्कमस्टांसेस किसी भी फैक्ट से रिलेट करके कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया होगा, ठीक है। ये था सेक्शन 11, प्ली ऑफ अलीबी। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 12, इन शूट फॉर डैमेजेस फैक्ट टेंडिंग टू इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट आर रेलेवेंट। एक ऐसा केस जिसमें डैमेजेस के रिगार्डिंग होता है, तो कोई भी डैमेजेस कितना डैमेज देना है कोर्ट ने, कैसा करना है, तो इस सेक्शन के अंदर जो 12 है सेक्शन, उसके अंदर कोर्ट से ये डिटरमाइन करेगा कि किसी भी शूट के किसी को डैमेजेस हुई हैं, तो दूसरी पार्टी जिसने एलिगेशन प्रूव नहीं कर पाई वो डैमेजेस कितनी अमाउंट का देगी। ये सब यहाँ पे कोर्ट जो है वो करेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा उसको, तो वो जो यहाँ पे रेलेवेंट होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे डैमेजेस जो पेक्यूनरी सेटिस्फेक्शन के लिए जो प्लेंटिफ में गेट इन ए शूट आर ऑलवेज अ फैक्ट इन इशू, वो हमेशा फैक्ट इन इशू होते हैं। इधर इन एक्शन बेस्ड जो डैमेजेस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में एक्शन बेस या टोर्ट के अंदर लिए जाते हैं, अवार्ड के लिए जाते हैं, उसमें सिर्फ डैमेजेस ही अवार्ड किए जाएंगे, पनिशमेंट नहीं आएगी, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 13 जो बोलता है फैक्ट रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज़ इन अ क्वेश्चन। फैक्ट जो रेलेवेंट करता है जहाँ पर राइट और कस्टम आती है क्वेश्चन में, जैसे पिछले ट्रेडिशनली बहुत टाइम से कोई चीज़ चली आ रही है, वो चीज़ रेलेवेंट हो सकती है, ठीक है। देन द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्टर रेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल, एनी ट्रांजेक्शन बाई विच द राइट और कस्टम इन अ क्वेश्चन वाज क्रिएटेड। ऐसी कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसके थ्रू राइट और जो कस्टम आ रहा हो, क्रिएट किया जा रहा हो, क्लेम किया जा रहा हो, मॉडिफाई किया जा रहा हो, रिकॉग्नाइज या असर्ट और डिनाइड किया जा रहा हो, ये सब कुछ इनकन्सिस्टेंस हो उसकी एग्जिस्टेंस है, तो वहाँ पर वो रेलेवेंट होगा। उसके बाद बोला पार्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड। कोई भी पार्टिकुलर ऐसा काम जिससे राइट और कस्टम क्लेम्ड किए गए हैं, रिकॉग्नाइज किए गए हैं, एक्सरसाइज करे गए हैं, और इनकी एक्सरसाइज से डिस्प्यूट हुआ है, असर्ट हुआ, डिपार्टेड हुआ हो, वो इसमें इलस्ट्रेशन बोलता है द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज़ अ राइट टू फिशरी। ए के पास राइट है फिशरी का। ए डीड कन्फेरिंग द फिशरीज ऑन एज एंसेस्टर। ए की डीड ये बोल रही है कि एज के एंसेस्टर ये काम करते थे।
फिर ए के जो ए मॉडगेज ऑफ द फिशरीज बाय ए फादर, अ सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ द फिशरी बाय एज फादर इररिकॉन्सिएबल विद द मॉडगेज, पार्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच एज फादर एक्सरसाइज द राइट, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस जिसमें ए के फादर ने ये राइट एक्सरसाइज किया, और इन विच द एक्सरसाइज ऑफ द राइट, जिसके बीच में से जो राइट था एक्सरसाइज किया जाता वो स्टॉप किया गया था ए के नेबर्स के द्वारा, वो रेलिवेंट है। सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, या सब्सिक्वेंटली उसके फादर ने दिया, तो वहाँ पे इररिकॉन्सिबल होगा मॉडगेज का। पार्टिकुलर इंस्टेंस जिसके ए के फादर ने एक्सरसाइज किया अपने राइट को, और एक्सरसाइज किया या स्टॉप किया गया उसको ए के नेबर्स के द्वारा, उस ए ने बोला कि ये तो मेरा एंसेस्टर राइट है, मैं इस काम को करूँगा, तो देयर इज़ अ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो फैक्ट रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन अ क्वेश्चन, वो एंसेस्टर से जो होने को कोई चीज़ मिली हुई है तो उसके ऊपर कोई भी उसको वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ के लिए वैलिड कस्टम के लिए अगर कोई पर्सन मतलब वो करना चाहता है तो उसको कुछ एसेंशियल्स चाहिए। इट मस्ट बी एंशिएंट, ठीक है, इट मस्ट बी कॉन्टिन्यू, अनअल्टरेड, अनइंटरप्टेड, यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट, जो डिसकॉन्टिन्यू नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी पीसपेबल, एक्विजाइन इन, and it must be reasonable, it must be certain and defined, compulsory and not optional to everyone to follow or not। ऑप्शनल नहीं होगी, कंपल्सरी होनी चाहिए, वो कस्टम में आएगा। और इट मस्ट नॉट बी इमोरल, इमोरल नहीं होनी चाहिए, ये मॉरल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास अगला सेक्शन जो बताता है फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड एंड ऑफ बॉडी और अ बॉडली फीलिंग। एक ऐसे फैक्ट जो शो करते हैं किसी भी काम के स्टेट ऑफ माइंड से किसी पर्सन ने इंटेंशनली पूरी नॉलेज के साथ या फिर अच्छी गुड फेथ के साथ, या नेग्लिजेंसी, या रैशनेस, या इल विल, या गुड विल किसी भी पार्टिकुलर पर्सन के टुवार्ड्स, अगर ये चीज़ वो शो करता है तो उस फैक्ट को एग्जिस्ट करता है। और शो करता है एग्जिस्टेंस ऑफ किसी भी स्टेट ऑफ बॉडी का, किसी बॉडली फीलिंग का, वो रेलेवेंट है। व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडली फीलिंग इज इन इशू, तो वो रेलेवेंट है। इसकी एक्सप्लेनेशन 1 कहती है अ फैक्ट रेलेवेंट है शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली। एक फैक्ट जो रेलेवेंट है, जो शो करता है किसी भी एग्जिस्टेंस को, जो रेलेवेंट किसी भी स्टेट ऑफ माइंड से रेलेवेंट कर रही है, वो ये शो करती है कि ये स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम उस पर्सन का एग्जिस्ट किया होगा। नॉट जनरली, हमेशा नहीं, लेकिन एक पार्टिकुलर मैटर को जब क्वेश्चन में आएगा तब। फिर एक्सप्लेनेशन 2 इसको बोलती है बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, जो प्रीवियस कमीशन होगा, पहले भी जो उस बंदे ने बाय द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, पहले भी उसने अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया होगा तो वो वहाँ पे रेलिवेंट होगा इस सेक्शन के अगेंस्ट, जो प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल आल्सो बी रेलिवेंट फैक्ट। उसके बाद हम देखते हैं इसकी इलस्ट्रेशंस को। वो बोलता है A is accused of receiving the stolen property, knowing them to be stolen. It is a proof that he was in a possession of a particular stolen article. A के ऊपर एक्विजिशन एक एलिगेशन लगा हुआ है कि उसने स्टोलन जो चोरी की जो गुड्स हैं वो खुद जानते हुए स्टोलन है उसने ले ली। इसका ये प्रूव्ड हो जाता है कि ही वॉज इन पोजेशन ऑफ पार्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल, कि उसके पास स्टोलन आर्टिकल्स का पोजेशन है। द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम ही वॉज इन अ पोजेशन ऑफ मैनी अदर स्टोलन आर्टिकल्स इज रेलेवेंट। जिसके पास दूसरे जो स्टोलन आर्टिकल्स हैं वो सबके सब रेलेवेंट है, एज टेंडिंग टू शो दैट ही नो ईच एंड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ विच ही वॉज इन अ पोजेशन टू बी स्टोलन, जिससे वो ये जानता है और ये सब आर्टिकल्स उसके पोजेशन में हैं, ये सब कुछ रेलेवेंट है। फिर वो बोलता है ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन अ काउंटरफिट कॉइन एट द सेम टाइम एंड ही डिलीवर्ड इट ही नो टू बी काउंटरफिट कॉइन। एक के ऊपर एक्विजिशन लगा है कि उसने नकली नोट जो हैं किसी पर्सन को दिए हैं और वो ये जानता भी था कि ये जो कॉइन है वो काउंटरफिट हैं, नकली हैं। एट द सेम टाइम ए वाज पोजेस्ड ऑफ अ नंबर ऑफ अदर पीसेज ऑफ काउंटरफिट कॉइन, अगर वो दूसरे पर्सनस को भी ये देता है तो वो यहाँ पे रेलेवेंट में आएंगे। द फैक्ट दैट ए हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टिंग ऑफ डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन एज अ जेन्यून काउंटरफिट कॉइन एंड टू बी काउंटरफिट इज अ रेलेवेंट। ठीक है, अगले इलस्ट्रेशन में कहता है ए शूज बी फॉर अ डैमेजेस डन बाय अ डॉग ऑफ बी। इसमें ये बोला गया था ए ने बी को केस किया था, अभी उसके कुत्ते ने उसको काटा है, जिसको बी जानता था कि वो बड़ा क्रूर सा है उसका डॉग, उसने पहले भी XYZ को भी बीट किया हुआ है, तो ये जो कंप्लेंट्स है वो रेलेवेंट है। फिर कहते हैं ए द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज न्यू दैट द नेम ऑफ द पेयर वाज फिक्टिशियस। ठीक है,
इसीलिए ए हैड, फिर भी ए ने जो एक्सेप्ट किए दूसरे बिल्स को इसी मैनर के अंदर, बिफोर दे कुड हैव बीन ट्रांसमिटेड टू हिम बाय द ए पे। इफ़ द पे हैड बीन अ रियल पर्सन, अगर पे रियल पर्सन है तो वो रेलिवेंट है। दैट ए न्यू दैट पे वाज ए फिक्टिशियस पर्सन, लेकिन ए ये जानता था कि पे जो है वो एक फिक्टिशियस पर्सन है। ये सब कुछ भी रेलिवेंट है। फिर है ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग बीज बाय पब्लिशिंग एन इम्पुटेशन इंटेंडिंग टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी। ए के ऊपर एक एक्विजिशन लगा हुआ है कि बी को डिफेम करने का कुछ उसके ऊपर इम्पुटेशन, कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं जिसकी वजह से वो बी की रेपुटेशन को ख़राब कर रहा है। द फैक्ट ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन बाय ए रिस्पेक्टिंग बी शोइंग द इल विल ऑन द पार्ट ऑफ ए टुवार्ड्स बी इज़ रेलिवेंट। जो उसके पार्ट ए को रेलेवेंट करते हैं कि उसने पहले भी उसने ये काम किया है, बी को उसने ए टुवार्ड्स बी इज़ रेलेवेंट एज प्रूविंग ए इंटेंशंस टू बी इज रेपुटेशन बाय द पार्टिकुलर पब्लिकेशन इन अ क्वेश्चन। उसके बाद द फैक्ट दैट देयर वाज नो प्रीवियस कॉल बिटवीन ए एंड बी। फैक्ट ये है कि ए और बी के पास कोई पहले कुछ लड़ाई नहीं थी। एंड दैट ए रिपीटेड द मैटर कंप्लेन एज ऑफ एज ही हियर्ड इट आर रेलेवेंट। रिपीटेड, उसने दोबारा से वही काम कर दिया तो वो रेलेवेंट है कि ए डिड नॉट इंटेंड टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी। ठीक है। उसके बाद ए इज़ शूड बाय बी फॉर द fraudulently representing to be that C was solvent, whereby B being induced to trust C who was insolvent suffered the loss। ए ने बी के ऊपर केस किया, ए इज शूड बाय बी ने उसके ऊपर केस किया फॉर फ्रॉडलेंटली रिप्रेजेंटिंग टू बी दैट सी वाज सॉल्वेंट, कि बी को उसने ये दिखाया कि सी जो है उसके पास पैसा है लेकिन एक्चुअली में सी इंसॉल्वेंट होता है। जो वो रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन अगर वो उस टाइम पे अगर ए जानता था वो इंसॉल्वेंट है तो वो उस केस के अंदर एक्विजिशन आएगा, लेकिन अगर वो नहीं जानता तो उसने गुड फेथ से किया था, रेलेवेंट दोनों ही चीज़ें आएंगी। फिर ए इज़ एक्यूज्ड बाय बी फॉर द प्राइस ऑफ वर्क डन बाय बी अपॉन अ हाउस ऑफ विच ए इज़ ओनर बाय द ऑर्डर ऑफ सी अ कॉन्ट्रैक्टर। ए इज़ डिफेंस दैट बीज कॉन्ट्रैक्ट वाज विद सी। ए ने क्यों बी ने शू किया ए को कि किसी भी काम को करने के लिए जो उसने एक हाउस का लिया था जिसका ओनर जो था ए था, लेकिन उसने ये जो लिया था कॉन्ट्रैक्ट वो सी के द्वारा मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इंटरमीडिएटेड था। तो ए ने बोला कि मेरा बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सी के साथ है, मेरे साथ नहीं है। द फैक्ट दैट ए पेड सी फॉर द वर्क इन क्वेश्चन इज़ रेलिवेंट। ए ने सी को पे किया तो वहाँ पे वो चीज़ रेलिवेंट है। ए ने अपना काम गुड फेथ से किया, लेकिन सी जो मैनेजमेंट काम करता है, सी वाज इन अ पोजीशन टू कॉन्ट्रैक्ट विद बीज ऑन सी इन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर बी काम करेगा, ना कि ये क्या कहते हैं कोई एजेंट का काम करेगा, ना वो कोई एजेंट है उसका। सी ने अपनी पोजीशन में बी से कॉन्टैक्ट किया। फिर अगली बात आती है, ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ द डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी विच ही हैड फाउंड। ए के ऊपर ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ द डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ए के ऊपर एलिगेशन लगा कि उसको डिसऑनेस्टली किसी भी प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट किया है जिसको वो मिलती है उसके पास से। यहाँ पे क्वेश्चन आता है जी, व्हेन ही अप्रोप्रिएटेड इट, उसने ये चीज़ कब अप्रोप्रिएट करी। ही बिलीव्ड इन गुड फेथ दैट द रियल ओनर कुड नॉट बी फाउंड। उसने ये बिलीव किया था कि जो रियल ओनर है वो नहीं मिला, तो इसलिए उसने अपने पास रख ली। तो पब्लिक नोटिस, जो पब्लिक नोटिस था उस प्रॉपर्टी का वो दिया गया था जहाँ पर ए रहता है, तो ये रेलेवेंट है। एज शोइंग दैट ए डिड नॉट इन गुड फेथ बिलीव दैट द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कुड नॉट बी फाउंड। तो ए ने कभी उसने गुड फेथ से उस प्रॉपर्टी को नहीं रखा था, जबकि ए को पता था कि उसका रियल ओनर कौन है। ए न्यू और हैड रीजन टू बी बिलीव दैट द नोटिस वॉज गिवन फ्रॉडलेंटली बाय सी हु हैड हियर्ड ऑफ द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी विच टू सेट अप फास्ट क्लेम्स टू इट। लेकिन उसको ये पता था कि उसको ये जानता था कि सी उसका ओनर नहीं है, उसने अपने आप वो प्रॉपर्टी लेने के लिए उसने ये जो क्लेम है ये यहाँ पर लिखवाया है। इसीलिए जो ये इस नोटिस को ए डिड नॉट डिसप्रूव एज गुड, इसलिए जो ये नोटिस को जानते हुए भी उसकी इंटेंशन को यहाँ पे वो डिसप्रूव नहीं कर सकता। यहाँ पे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को शो करता है। उसके बाद ए इज चार्ज विद शूटिंग एट बी विद इंटेंट टू किल हिम। ए के ऊपर केस का चार्ज लगा हुआ था कि वो बी के विद शूटिंग एट बी उसको मारने के लिए। इन ऑर्डर टू शोज एज एंड द फैक्ट ऑफ एज हैविंग प्रीवियसली शूट एट बी में बी प्रूव। अगर उसने पहले भी कोशिश की हुई है तो फिर वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर आएगा। फिर आता है ए इज चार्ज विद सेंडिंग द थ्रेटिंग लेटर्स टू बी।
वो धमकी भरे लेटर्स भेजता था बी को। थ्रेटिंग लेटर प्रीवियसली सेंट बाय ए टू बी में बी प्रूव। तो थ्रेटिंग लेटर थे वो पहले से भेजे गए थे ए के द्वारा बी को, जो प्रूफ किए गए थे। एज शोइंग द इंटेंशन ऑफ द लेटर, जो इंटेंशन शो करते हैं लेटर्स के। विद अगली इलस्ट्रेशन, ए हैज़ बिन गिल्टी ऑफ क्रुएलिटी टुवार्ड्स बी। ए गिल्टी पाया गया था क्रुएलिटी टुवार्ड्स बी, जो उसकी वाइफ है, जो उसकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने थे एक दूसरे के शॉर्टली बिफोर आफ्टर द एलिस्ट क्रुएलिटी। ये सब रेलिवेंट फैक्ट है। अगली इलस्ट्रेशन, वेदर एज डेथ वाज कॉज्ड बाय पॉइजन, कि जो ए की जो डेथ है वो पॉइजन के द्वारा हुई है। स्टेटमेंट मेड बाय ए ड्यूरिंग हिज इलनेस एज टू हिज सिम्टम्स, अगर उसके सिम्टम्स ही शो करते हैं तो वो रेलिवेंट फैक्ट है। The question is, what was the state of A's health at the time when an assurance on his life was effective? जब ये क्वेश्चन आता है कि स्टेट ए की हेल्थ कैसी होगी एट द टाइम जब उसकी लाइफ का एश्योरेंस दिया गया था, जो इफेक्ट किया था। स्टेटमेंट जो ए ने बताई उसकी अपनी हेल्थ की, और जो नियर द टाइम ऑफ ने क्वेश्चन, उसके टाइम क्वेश्चन में वो रेलिवेंट फैक्ट है। A shoes B for negligence in providing him with carriage for hire not reasonably fit for use, whereas A was injured. A ने B को शू किया, उसने नेग्लिजेंसी के रिगार्डिंग उसने कहा विद कैरेज फॉर हायर नॉट रीजनेबल फिट फॉर यूज़, जो उसने मेरे को कैरेज दिया है वो एक्चुअली में अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उसको ए को इंजरी मिल गई। द फैक्ट दैट बीज अटेंशंस वाज डोन ऑन अदर ओकेजन टू द डिफेक्ट ऑफ अदर पार्टिकुलर, उसने पहले भी अगर ऐसे काम किया हुआ तो भी रेलिवेंट है, अगर वो हैबिट उसने इंटेंशनली नहीं किया तो भी वो रेलिवेंट है। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। ए ने बी को मारने की कोशिश की, उसको इंटेंशनली मारने के लिए, तो शूट किया उसको। द फैक्ट दैट ए ऑन द अदर ओकेजन, वो पहले भी उसने कोशिश की हुई है बी को, वो भी रेलिवेंट होगा, उसकी इंटेंशन शो करता है। और ए वाज इन द हैबिट, या फिर अगर उसको लोगों को मारना है, उसने पहले भी मारा हुआ है, तो वो भी द फैक्ट दैट ए वाज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग एंड पीपल विद इंटेंशन टू मर्डर दैम, तो यहाँ पे वो रेलिवेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर वो उसने पहले ओकेजन्स पे बी को मारा तो वो यहाँ पे रेलिवेंट होगा। ए इज ट्राइड फॉर अ क्राइम, ठीक है। द फैक्ट दैट सेड समथिंग इंडिकेटिंग एन इंटेंशन टू कमिट दैट पार्टिकुलर क्राइम, कुछ चीज़ें जो इंडिकेट उसकी इंटेंशन को कर रही हैं इस क्राइम को करने के लिए, पार्टिकुलर क्राइम को, तो वो चीज़ रेलिवेंट है। द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग अ जनरल डिस्पोजिशंस टू कमिट द क्राइम ऑफ दैट क्लास इज इररेलेवेंट, अगर कुछ ऐसा इंडिकेट करे कि जनरली ये चीज़ हो जाती है क्राइम के टाइम में, कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो चीज़ इनरेलेवेंट है। लेकिन अगर वो पार्टिकुलर चीज़ को अगर वो दिखा रहा है तो वो रेलेवेंट आएगी। फिर आता है हमारे पास सेक्शन 15, जो बोलता है फैक्ट बीरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। फैक्ट जो है वो यहाँ पर ये बताएगा जो ये एक्ट है वो इंटेंशनल था या एक्सीडेंटल था, वो दोनों ही रेलिवेंसी के अंदर आएंगे। वेयर देयर इज़ अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल और डन विद अ पार्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, या फिर किसी पार्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन से किया गया, जो ये फैक्ट होगा, जो ये इस एक्ट को बनाने का पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस, सिमिलर चीज़ों को करने का, इन ईच ऑफ विच सच पर्सन, जिसके अंदर ये पर्सन काम कर सकता है, वो वहाँ पे रेलिवेंसी के अंदर आएगा। इसकी इलस्ट्रेशन में बोलता है ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर विच इट इज़ इंश्योर्ड। वो कहता है ए के ऊपर एक्विजिशन लगा गया है कि उसने एक हाउस को जलाया है क्योंकि वो इंश्योरेंस की मनी को लेना चाहता था। अगर ए के पास ऐसे ही सिमिलर हाउसेज हैं और 3-4 और उनके पास उसी का भी उसने इंश्योरेंस कराया और सेम हाउसेज वो जल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इंटेंशनली वो काम किया गया है, वो काम एक्सीडेंटल नहीं हुआ है, तो वो रेलिवेंसी के अंदर आएगा। फिर अगली इलस्ट्रेशन बोल रहा है ए इज़ एम्प्लॉयड टू रिसीव द मनी फ्रॉम द डेटर ऑफ बी। ए इज़ एम्प्लॉयड, उसको जो बी डेटर है उससे मनी लेने के लिए। इफ़ इट इज़ द एज ड्यूटी टू मेक एंट्री इन बुक शोइंग द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। ए की यहाँ पर ड्यूटी क्या बनती है कि वो अपने बुक के अंदर शो करे कि उसने ये पैसा इन लोगों से लेना है। ही मेक एन एंट्री शोइंग दैट ऑन अ पार्टिकुलर ओकेजन ही रिसीव्ड लेस देन ही रियली डिड ही रिसीव। तो उसने अपनी उसके अंदर लेजर के अंदर ये सब कुछ उसने मेंशन किया हुआ था कि उसने जितनी मनी एक्चुअल में उसने रिसीव कर रही थी उससे उसने कम मनी रिसीव की हुई है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि जो ये एंट्री है वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनली गलत एंट्री की हुई है, और जो दूसरी एंट्रीज हुई हैं इसी बुक के अंदर अगर वो फॉल्स होती हैं तो मतलब ये जो क्या कहते हैं फॉल्स एंट्री कि इसने वो ए ने जानबूझकर की है, वो रेलेवेंट है। अगली जो इलस्ट्रेशन बोलती है ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडलेंटली डिलीवरिंग टू बी ए काउंटरफिट रुपी।
ए के पास एलिगेशन लगा है कि उसने फ्रॉड से डिलीवर किए हैं बी को नकली पैसे। द क्वेश्चन इज़ वेदर द डिलीवरी ऑफ द रुपी वाज एक्सीडेंटल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है जो यहाँ पर उसने या फिर जो पैसे भेजे हैं वो एक्सीडेंटल भेजे हैं, इंटेंशनली भेजे हैं। तो फिर अगर उसने पहले भी दूसरे CDE को भी अगर उसने काउंटरफिट कॉइन भेजे हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ इंटेंशनली काम किया गया है, वो एक्सीडेंटल काम नहीं किया गया है। उसके बाद आता है सेक्शन 16, बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। जो ये कोई भी काम का करना वहाँ पे कैसे रेलेवेंट होगा। व्हेन देयर इज़ अ क्वेश्चन वेदर अ पार्टिकुलर एक्ट वाज डन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज़ अ रेलेवेंट फैक्ट। जब एक क्वेश्चन आता है कि जो ये पार्टिकुलर एक्ट है वो किया गया है किसी भी पार्टिकुलर बिजनेस के टाइम पे जो नेचुरली डन किया जाना था, वो सब रेलेवेंट फैक्ट है। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन आती है, वेदर पार्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड, क्या ये एक पार्टिकुलर लेटर जो है वो यहाँ पे डिस्पैच हुआ है। यहाँ पे फैक्ट बोलता है इट वाज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स, मतलब हर पार्सल्स को अगर हम किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो उनका यही काम है कि उनको डिस्पैच करना है। अगर किसी पर्सन ने दैट पार्टिकुलर वाज पुट इन दैट प्लेस, वो रेलेवेंट है। अगली रजिस्ट्रेशन में बोलता है द क्वेश्चन इज वेदर अ पार्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, क्या वो वही लेटर वो रीच ए के पास पहुंच गया। द फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड इन अ ड्यू कोर्स एंड वाज नॉट रिटर्न थ्रू द डेड लेटर ऑफिस आर रेलेवेंट। जो ये फैक्ट है वो ये बोलता है इट वाज पोस्टेड इन वो, और जब वो ए के पास पहुंच गया तो फिर वो ऑटोमेटिकली आगे भी वो जहाँ जाना हो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। द फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स उनका काम है, बट जब उसने वहाँ पे मतलब उसने एजम्पशन लगाई थी अगर वो क्या कहते हैं वापस नहीं आया, अगर थ्रू द डेड लेटर ऑफिस अगर वो वापस नहीं आया तो ऑटोमेटिकली वो ए के पास पहुँच गया होगा, तो वो यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट है। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब पोस्ट ऑफिस वालों का काम है वहाँ पे लेटर अगर हम डाल के आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको आगे भिजवा देते हैं, नहीं तो वो रिटर्न कर लेते हैं। अगर वो रिटर्न नहीं आया तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर पहुँच गया। देयर इज अ रेलेवेंसी ऑफ अ फैक्ट विच इज़ डिफाइंड in section 16।